Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माय चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशली बीकॉम के लिए लेकर आई हूँ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पार्ट 2. अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में प्रमोशन के बारे में बताया था, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैंने कमेंट में भी उसे पिन किया हुआ है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज हमने स्टार्ट करना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में. सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने प्रमोशन में जो भी पढ़ा था, हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो भी काम प्रमोटर का होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिलवाने से पहले का काम होता है. लेकिन अब जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक है तो ये एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी which confirms the name by which the company is registered under the Companies Act and date of incorporation. So certificate of incorporation basically वो legal document होता है जिस दिन से पता चल जाता है कि आज से कंपनी फॉर्म हो चुकी है और वहाँ उस पर कंपनी का नेम लिखा होता है क्योंकि वो कंपनी अब रजिस्टर्ड हो चुकी है कंपनीज एक्ट के अंडर. कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है और जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर होती है वो किसी भी एक कंपनी की बर्थ डेट होती है. वहां से क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है वहां से उस कंपनी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू लॉ. नेक्स्ट है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को. प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है जिसके बेसिस पे सबमिशन होता है. ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले सबमिट करवाना पड़ता है. हमने इसके बारे में काफी अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेक्स अ कंपनी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. तो ये तो आपको पता ही है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या फायदे होते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एक कंपनी प्रॉपर इनकॉर्पोरेट एंटिटी की तरह कहलाती है. इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है जिसकी एक परपेचुअल सक्सेशन है. दैट मीन्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट उस पर अप्लाई होता है कि मेंबर्स रहे या ना रहे बट कंपनी विल स्टिल गो ऑन. एंड अ कॉमन सील होती है कंपनी की. ठीक है, उसके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी के बिहाफ पे, तो कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर उस पर होने चाहिए. देन कंपनी अब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है. एंड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वो हो सकती है. इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी लैंड और टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं. एंड टू कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. अब कंपनी के नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब प्रमोटर की जरूरत नहीं है. अब प्रमोटर या तो डायरेक्टर हो सकता है या फिर शेयर होल्डर हो सकता है बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रमोटर नहीं रहेगा. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है वो. तो अब जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ तो उस पर सिंपली कंपनी का नेम होगा. अब प्रमोटर अपने बिहाफ पे कुछ नहीं करेगा और कंपनी को कोई भी स्यू कर सकता है अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से, और कंपनी भी किसी को भी स्यू कर सकती है अपने नेम पे. ओके, सो ये था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब आता है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो अभी अभी हमने देखा कि जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो क्या होता है और बेसिकली उसे इशू कौन करता है. अब बात आती है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितना वैलिड है. तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 7 क्लॉज 6 हमें ये बताता है दैट any time after the incorporation of a company it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by fraudulent action the promoter, the person named as the first directors of the company and the persons making declaration shall each be liable for the action under section 447 of the Companies Act. That means certificate of incorporation तो कंपनी ने एक्वायर कर लिया जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे उनके सबमिशन के बाद. लेकिन अगर सेक्शन 7 क्लॉज 6 हमें ये कहता है कि अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद कभी भी ऐसा कुछ प्रूफ हो जाए कि कंपनी ने कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, कंपनी ने कोई भी ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है जो एक्चुअली कंपनी में नहीं है बट स्टिल उन्होंने सिर्फ इसलिए शो की है, प्रमोटर्स ने सिर्फ इसलिए शो की है ताकि आप वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सके और जो भी उनको अपना काम है वो कर सके. तो कुछ भी ऐसा पता चलता है जो फॉल्स है, जो इनकरेक्ट है, कुछ भी ऐसा कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडस्टर्स के थ्रू बनाई गई है, सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, तो प्रमोटर और वो सारे लोग, ठीक है, और स्पेशली द फर्स्ट डायरेक्टर जो भी कंपनी का है और वो सारे लोग जिनकी डिक्लेरेशन होगी जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे सिग्नेचर करते हैं वो सेक्शन 447 के अंडर लायबल होंगे ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है तो उसके लिए कुछ भी कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और फ्रॉड की तो बात ही नहीं आती है. तो ये सारी चीजें नहीं करनी है.
अगर ऐसा कुछ होता है किसी कंपनी के साथ तो सेक्शन 7 क्लॉज 6 कहता है कि ये काफी गलत है, और उसके बाद प्रमोटर्स और वो सारे लोग और फर्स्ट डायरेक्टर जो भी कंपनी के हैं जिन्होंने भी साइन किए थे डिक्लेरेशन पे, वो सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग उन्हें लायबल होना पड़ेगा। अब इन कॉन्टिन्यूएशन में देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा निकलता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 7 क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग तो क्या है। 7 क्लॉज 6 अगर किसी तरीके से प्रूफ हो जाता है कि ठीक है कंपनी ने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया था जिससे कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला जा सके, तो सेक्शन 7 क्लॉज 7 कंपनीज एक्ट 2013 का ये कहता है कि द ट्रिब्यूनल आपको पता है क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, सो ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस। तो ट्रिब्यूनल के पास इतना राइट होता है कि वो अपनी तरफ से ऐसे ऑर्डर्स पास कर सके जिसमें उसे जो भी चेंजेस चाहिए कहाँ कहाँ पे, मेमोरेंडम में एंड आर्टिकल्स में और पब्लिक इंटरेस्ट में। हो सकता है कि कंपनी को अगर फ्रॉड के थ्रू बनाया गया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पब्लिक का नुकसान उसमें हो सकता है अगर कंपनी ने उसके शेयर्स परचेज कर लिए तो, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर। तो अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो ट्रिब्यूनल वहाँ पे ऐसे ऑर्डर्स पास कर देंगे जिसकी वजह से मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में कोई चेंज हो सके। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे A, B एंड C सबके लास्ट में और लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि या तो फर्स्ट वाला पॉइंट कर देगा ट्रिब्यूनल, या फिर सेकंड पॉइंट, या फिर थर्ड पॉइंट, और या फिर फोर्थ पॉइंट। ये और का कंसेप्ट तो हमने पिछली क्लास में भी काफी अच्छे से पढ़ा था। देन अगर B पार्ट पर आए, सो डायरेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। तो अगर पता चलता है ट्रिब्यूनल को कि कुछ भी फ्रॉड हुआ था, कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उस केस में वो सारे मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास इतना भी राइट है। ओके, नाउ डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द कंपनी भी हो सकती है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रार है कंपनीज का, उसके रजिस्टर में से भी, उसके पास रिकॉर्ड में से भी कंपनी का नेम पूरे तरीके से हट सकता है ट्रिब्यूनल चाहे तो। और पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। तो अपार्ट फ्रॉम द अबव 3 पॉइंट्स, अगर ट्रिब्यूनल को और कुछ लगता है कि और कोई ऑर्डर पास करना चाहिए तो वो ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर सेक्शन 7 क्लॉज 6 कहीं पे अगर कहीं पे भी अप्लाई हुआ, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट, तो सेक्शन 7 क्लॉज 7 पहले से ही आ गया कि अगर कंपनी फ्रॉड निकली किसी भी तरीके से या उसके मेंबर्स फ्रॉड निकले तो वहां पे ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल आएगा। और वहां पर ट्रिब्यूनल कौन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन्हें पता होगा कि ट्रिब्यूनल का मेन जो नेम है वो क्या है। हम ट्रिब्यूनल तो शॉर्ट में बोलते हैं, आप मुझे फुल फॉर्म जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो सेक्शन 7 क्लॉज 7 में जो भी 4 पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी एक ऑर्डर ट्रिब्यूनल ले सकती है। अब आती है बात कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सेक्शन आप देख सकते हैं, सेक्शन 10A है। जब जिस भी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करना शुरू कर देती है। सो यहाँ पर लिखा है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर November 1st 2018 जिसकी कुछ शेयर कैपिटल है शैल हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस और एक्सरसाइजिंग एनी बोरोइंग पावर्स। तो एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर November 1st 2018, पहले की बात नहीं हो रही है, November 1st 2018 की बात हो रही है, और साथ में कंपनी की कुछ शेयर कैपिटल है, तो उस केस में कंपनी को बिजनेस या फिर कोई भी बोरोइंग करने से पहले कुछ बेसिक से 2 स्टेप्स हैं वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो है कि फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। तो डिक्लेरेशन जो फाइल करनी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वो आप ध्यान रखिए विद इन 180 डेज में आपको फाइल कर देनी है। और सेकेंड थिंग है वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 12 क्लॉज 2। तो रजिस्टर्ड ऑफिस को भी वेरीफाई करवाना है सेक्शन 12 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। तो जो भी कमेंसमेंट होगी उसमें ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आप इजीली अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके, अब आता है यहाँ पे डिफॉल्ट। सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय अ कंपनी रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या क्या प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कुछ ऐसा पता चलता है कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सो कंपनी शैल बी लायबल। अब कंपनी, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे कमेंसमेंट हुई है, आप ये ध्यान रखिए। अब प्रमोटर को आप नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि अब इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। तो अब हम प्रमोटर की बात ना करके हम डायरेक्टली कंपनी पे ही आएंगे क्योंकि अब तो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नेम पे ही चलेगा। सो इन केस अगर कंपनी ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिफॉल्ट किया तो जो भी कंपनी होगी, ठीक है, उस पर पेनल्टी लगेगी। पहली बात तो 50,000 रुपीज की। हर एक ऑफिसर जो उस डिफॉल्ट में जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा
वो देगा अपनी तरफ से 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। सपोज करिए कि 30 दिन तक डिफॉल्ट हुआ है तो 1000 के हिसाब से उसे 30 दिन तक 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और ये वाला अमाउंट 1000 रुपीज का 1 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि डिफॉल्ट कितने लेवल पे हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो डिफॉल्ट में ये है कि कंपनी अपनी तरफ से 50,000 पे करेगी पेनल्टी के रूप में, प्लस जो भी डिफॉल्ट हुआ है जिसमें भी कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व था वो 1000 रुपीज तब से पे करना शुरू करेगा जब से उसने वो डिफॉल्ट करना शुरू किया था, एट द एंड ऑफ दैट डे जब डिफॉल्ट करना खत्म कर दिया। ठीक है, तो 30 डेज का 30 डेज के लिए पे करेगा, 60 है तो 60 डेज के लिए, डिपेंड की कितने टाइम तक वो डिफॉल्ट कर रहा था। और साथ में ये वाला अमाउंट 1 लाख का जो 1000 का अमाउंट है वो 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि ट्रिब्यूनल क्या कहती है। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में इनिशिएट एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज व्हेन द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम अभी फॉर्मेशन का टॉपिक कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके के डिफॉल्ट कंपनी में होते हैं। लाइक कभी कभी तो कंपनी सिर्फ इसीलिए फॉर्म होती है ताकि सिर्फ फ्रॉड कर सके, कभी कभी जो कंपनी होती है वो सिर्फ इसलिए फॉर्म होती है कि इवेजन ऑफ टैक्स हो सके, टैक्स की चोरी कर सके। वो अपने आप में कोई कंपनी कुछ काम नहीं कर रही है, कोई बिजनेस नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रही है कि वो टैक्स बचा रही है किसी का। ठीक है, जिसने भी उस कंपनी को फॉर्म किया है वो सिर्फ इसीलिए किया ताकि उसका खुद का फायदा हो सके, जबकि कंपनी का बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट को कमाना। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होता है उसका। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये लगा कि कंपनी कुछ भी ऐसा कुछ गलत कर रही है, कहीं पे भी डिफॉल्ट है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे एक्शन को, अपनी तरफ से स्टार्ट करेंगे कि वो जो भी कंपनी होगी जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया होगा उस केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसका नेम रिमूव कर देगी अपने रिकॉर्ड, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि कंपनी किसी ना किसी डिफॉल्ट में इन्वॉल्व है। अब आते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो ये लास्ट टॉपिक है। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जब एक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है बट अभी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला है। सो उस केस में इस टाइम इंटरवल के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, दीज आर प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। Now, these are valid contracts अगर कंपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देती है एंड वुड बी नॉन ऑपरेटिव इन केस द कंपनी फेल्स टू डू सो। सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है अगर कंपनी ने सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी, लेकिन अगर डिफॉल्ट का केस आ जाता है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन ऑपरेटिव हो जाएंगे, फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Now, they are not legally binding on the company until the company gets certificate of commencement of business। अब होता क्या है कि बोल तो दिया है कि चलो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट जब तक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा तब तक वो कंपनी में लीगली बाइंड नहीं होंगे। ओके, सो ये थे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स और ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको आगे भी इस तरीके का कंटेंट मिलता रहे। अगर आप लोगों ने कंपनी लॉ के अलावा मेरी साइबर लॉ एंड इनकम टैक्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप उसमें जाके वीडियोस भी देख सकते हैं, आपके ज़रूर वो काम आएंगी। ओके, सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी देन लाइक करिए इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।